गुड मॉर्निंग क्लास। सो टुडे वी आर हेयर अगेन। मैं आप लोगों का ऑर्गेनाइजिंग का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब मैं आप लोगों को आज जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एक रिव्यू दूंगी, एक समरी दूंगी, ताकि आप लोगों को जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जितने भी आपके जो हैं ह्यूमन हैं, मटीरियलिस्टिक हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उन सब को एक साथ बाइंड करना, ज्वाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। यहाँ पे लिखा भी है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप। अब अगर हम ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ें, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला जो इसका स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग का, वो है कि आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको टोटल काम क्या करना है और उस टोटल काम को आपको छोटे छोटे यूनिट्स में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है डिपार्टमेंटलाइजेशन। काम को आइडेंटिफाई करके उसे छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करना, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है आप लोगों का कि जो भी एक्टिविटीज आपने जितने भी टास्क में डिवाइड किया, भाई आपने अपने काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया ना, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया, उन सारे टास्क को उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। जैसे कि हम डिपार्टमेंटलाइजेशन 3 बेसिस पे करते हैं। पहला फंक्शन के बेसिस पे, दूसरा डिवीजन के, दूसरा आप लोगों के प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, तीसरा हम लोग जो करते हैं वो करते हैं आप लोगों की टेरिटरी के बेस पे। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम फंक्शन के बेस पे करेंगे तो जैसे हम कैसे करेंगे, जितनी भी सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी वो सेल्स डिपार्टमेंट में आएंगी, जितनी भी प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएंगी, जितनी भी जो आपकी एक्टिविटीज़ फाइनेंस से रिलेटेड है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में आएंगी। इसके बाद जब हम प्रोडक्ट के बेस पे उसे डिवाइड करेंगे तो हम जो भी हम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बेस पे हम उसे डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम लोग 4 तरीके के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो हमने बनाया ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट। ठीक है, हमने क्या किया, ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट के बेस पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। ये हम कब करते हैं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रही हो। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, जैसे ही हमने ग्रुप के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ को डिवाइड किया, उसी तरीके से जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी काबिलियत के अकॉर्डिंग, उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने उनका काम क्या कर देना है, उनको असाइन कर देना है, उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बता देनी है। इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सिर्फ ये बता देना कि किसने क्या काम करना है ये काफ़ी नहीं है, उनको साथ ही साथ आपको ये भी क्लियर करना है कि कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका जूनियर है, ताकि आपका सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बना रहे, कोई कन्फ्यूजन्स ना हो और सबको पता रहे उन्हें किसे रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर लेने हैं, किसकी तरफ उनकी आंसरेबिलिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ किसकी, ऑर्गेनाइजिंग की। पहला है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये तो सबसे बहुत ही आसान है कि जब भी हम लोग जो हैं टास्क के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय की काबिलियत के अनुसार, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार, उसकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जब उसको टास्क असाइन करेंगे तो वो जब रिपीटिव तरीके से इस काम को डे बाय डे करेगा तो उसमें स्पेशलिस्ट होता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको क्या मिलता है, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा क्लैरिटी इन वर्किंग कंडीशंस। सबको क्लियर है कि किसको, कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किसको ऑर्डर्स देगा, तो इससे जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएंगी, कन्फ्लिक्ट्स भी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जब आप सारी एक्टिविटीज़ को उनके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दोगे, सही मटेरियल रिसोर्स को सही ह्यूमन रिसोर्स के साथ आप बाइंड करोगे, तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ज़्यादा अच्छा होगा। अडेप्टेशन टू चेंज। अगर आप लोगों की सारी एक्टिविटीज़ परफेक्ट हैं, ग्रुप्ड हैं, अकॉर्डिंग टू देयर जोन, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, सब अपने अपने टास्क में काबिलियत रखते हैं, तो आने वाले चेंजेस को आप इजीली अडेप्ट भी कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। जब आप काम को डिवाइड करके और अपने एम्प्लॉयज़ तक उनको उनका काम देते हो तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे फ़ायदा ये होता है जो भी पर्सनल्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको उनका मन मुताबिक काम मिलता है, उनके इंटरेस्ट जोन के मुताबिक काम मिलता है, उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग काम मिलता है, तो उनका भी डेवलपमेंट रेगुलर तरीके से होता रहता है।
नेक्स्ट चीज़ है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ का मतलब ये है जब हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी और एक्सपेंड भी करेगी। नेक्स्ट है अब आप लोगों का, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका वो स्ट्रक्चर है, वो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपकी वो बाउंड्रीज है, बेसिकली वो फ्रेमवर्क है, वो बाउंड्रीज हैं जिसके अंदर आपकी जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो परफॉर्म होती हैं। तो कितने तरीके का स्ट्रक्चर है आपका, फंक्शनल और डिविजनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपका दो तरीके का है, फंक्शनल और डिविजनल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्ट्रक्चर जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किस पे बेस पे डिवाइड करते हो, फंक्शंस के बेस पे। जितने वो फंक्शंस कर रहे हो उतने फंक्शंस के बेस पे आप उसे डिवाइड करते हो, जैसे कि सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस। ठीक है, अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो सूटेबल कहाँ पर है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट सूटेबल किन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो लोग सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। दूसरा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ का मतलब है बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। जितनी एक्टिविटीज़ होंगी उतने ज़्यादा फंक्शंस होंगे। उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए। फंक्शनल मतलब सेल्स से रिलेटेड एक्सपर्ट चाहिए, फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपर्ट चाहिए, तो उन ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज होता है। अब इसके फायदे क्या हैं, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, देखो, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल मतलब फंक्शन, जो भी वो काम कर रहा है उस चीज़ का आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। भाई जो भी बंदा जिस चीज़ में एक्टिव है, आपने उसको उसी चीज़ का क्या दिया है, काम दिया, तो स्पेशलाइजेशन मिलेगा। ज़्यादा कंट्रोल, ज़्यादा कोऑर्डिनेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो एक ही डिपार्टमेंट से, एक ही टास्क से, एक ही इंटरेस्ट जोन से रिलेटेड है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हर एक रिसोर्स का यूटिलाइजेशन क्या होगा, ज़्यादा बेटर तरीके से होगा। डुप्लीकेशन नहीं होंगे क्योंकि आपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया है उनके फंक्शन के बेस पे। ट्रेनिंग इजी हो जाएगी एम्प्लॉयज़ की। क्यों? क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग देनी है तो आप उसको उस डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। और मिनिमाइज कॉस्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब आपने रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डिविजनल स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो सबसे पहला डेवलप्स फंक्शनल एम्पायर। अब देखो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या हो जाते हैं, अनअचीव। दूसरा, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने आप में काम कर रहा है, तो चारों डिपार्टमेंट को एक साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं वो तो आपस में कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी। अगर कंपनी को लॉस हुआ तो कौन सा डिपार्टमेंट को क्या दिया जाए, दोष दिया जाए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर यही डिविजनल स्ट्रक्चर होता है तो हमें पता लग रहा है ए प्रोडक्ट का हमें लॉस हुआ तो हम किसको ब्लेम कर सकते हैं, सीधा ए डिपार्टमेंट को। लेकिन यहाँ पे किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना मुश्किल हो जाता है। लीड्स टू कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंट क्या है, डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो सकता है, इंटरेस्ट, यानी उनके ओपिनियन को लेके क्या हो सकते हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों? अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने लग जाए कंपनी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर काम नहीं करता। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हम किसके बेस पे डिवाइड करते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो बना रही हैं उनके बेस पे हम डिवाइड करते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो किस जगह सूटेबल है, वहाँ सूटेबल है जहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या करा जा रहा है, प्रोड्यूस करा जा रहा है। मतलब एक से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है। दूसरा, लार्ज साइज मल्टीपल प्रोडक्ट फर्म, और फर्म भी जो है बहुत लार्ज है, बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट बना रही है। एडवांटेज क्या होगी इसकी, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको हर एक प्रोडक्ट का क्या देता है, एक स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट देता है। प्रोवाइड्स ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे फिक्स करना ज़्यादा इजी होता है। क्यों होता है ज़्यादा इजी? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का अपना अपना डिपार्टमेंट है। अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से कोई लॉस होता है तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ब्लेम करना या रिस्पॉन्सिबल ठहराना ईजी हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी। ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर आज के टाइम पर आप 4 तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं और कल आपको 5वें तरीके का भी प्रोडक्ट बनाना है तो आप उसको ईजिली ऐड कर सकते हो, आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी वजह से हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। और आप इस तरह के स्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हो, ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हो।
डिसएडवांटेज क्या होगी? डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। एक ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ए प्रोडक्ट डिपार्टमेंट है, उस ए प्रोडक्ट के सारे फंक्शन होंगे, सेल्स, मार्केटिंग, परचेज, इन सब के बीच में क्या हो सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि हर एक तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो हर एक तरीके के प्रोडक्ट का हर एक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग है, प्रोडक्शन साइकिल अलग है, तो हो सकता है आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा आए। इग्नोर्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट को अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में लगा रहता है, तो कहीं ना कहीं मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल इग्नोर हो जाता है। नेक्स्ट है अब आप लोगों का कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, मैंने आपको बताया था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है? जो स्केलर चेन फॉलो करती है। स्केलर चेन क्या है? जो कैसे फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। और इनफॉर्मल क्या है? जो आप प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो नहीं करती, जो स्केलर चेन को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती। तो आइए सबसे पहले हम लोग फॉर्मल पढ़ते हैं। Formal organization, the organization which flows in a scalar chain and follows a proper sequence of lines of communication, that is known as formal organization. Advantages क्या होती हैं इसकी? Fixation of responsibility. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ रूल्स रेगुलेशंस रहती हैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना इजी रहता है। ठीक है, सबको अपनी ड्यूटीज़ क्लियर रहती हैं। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि सुपीरियर आपके लिए मेंटेन रहता है। एक सुपीरियर जो है सिर्फ ऑर्डर देगा, मतलब एक सबऑर्डिनेट के लिए, ग्रुप ऑफ सबऑर्डिनेट्स के लिए केवल एक ही सुपीरियर होगा, एक से ज़्यादा बॉसेस नहीं होंगे। हेल्प्स टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव, और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को ईजिली अचीव कर सकते हैं। लास्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी, और इसी तरह की फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लॉन्ग रन में सर्वाइव करती हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान है, जैसे कि डिले इन वर्क, काम में डिले होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब तक आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ में कोई डिसीजन लेना है उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक सीक्वेंस होता है, एक प्रोसीजर होता है ना। लैक ऑफ इनिशिएटिव, एम्प्लॉयज़ जो है अपने इनिशिएटिव तब तक नहीं देते जब तक उनसे पूछा ना जाए। इग्नोर्स ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट का मतलब है सोशल रिलेशनशिप्स। ह्यूमन रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में? इग्नोर, क्योंकि सबको सिर्फ अपने काम से मतलब है, अपने टारगेट से मतलब है, अपनी परफॉर्मेंस से मतलब है। नेक्स्ट आती है आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपकी क्या होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन जहां आप कोई सीक्वेंस, कोई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करते। यहाँ कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं। एडवांटेजेस क्या होती हैं? फास्टर कम्युनिकेशन, ज़्यादा जल्दी कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना है, तो आप जो है इजीली किसी से भी कभी भी कोई भी इंट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन ये कब आता है इनफॉर्मल? तब आता है जब आपके सोशल रिलेशनशिप्स बनने शुरू होते हैं। फुलफिल सोशल एंड कल्चरल नीड्स, आपकी जो सोशल नीड्स हैं, क्या है आपकी सोशल नीड्स? आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपकी तरफ किसी की सिंपैथी हो, लव हो, अट्रैक्शन हो। ठीक है, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एक रेशो है जो हमें देखना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि फॉर्मल से इनफॉर्मल में जाना आसान है, लेकिन इनफॉर्मल से वापस फॉर्मल में आना मुश्किल है। डिसएडवांटेजेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। सबसे पहला, अगर एक बार आप पूरी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल हो गई, पूरी तरीके से इनफॉर्मल होने का मतलब कोई किसी को बॉस नहीं मानेगा, कोई किसी को जूनियर नहीं मानेगा, तो क्या होगा? जब सब एक बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि उसको चेंज करना, उसको चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। स्प्रेड ऑफ ह्यूमर, स्प्रेड ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है कोई भी इररिलेवेंट टॉक्स, इररिलेवेंट कम्युनिकेशन, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसका कोई भी सोर्स नहीं है। प्रेशर ऑफ नॉर्म्स, अब यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू होती है तो वहाँ यूनियंस बननी शुरू होती हैं, और बॉस का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन बॉस का प्रेशर होना ज़रूरी है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं डेलीगेशन। मैंने कल ही आप लोगों को शायद समझाया था, मैंने कहा था डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेकिंग दैट पर्सन अकाउंटेबल फॉर दैट वर्क। डेलीगेशन का मतलब क्या है? अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करो, कहाँ से? सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक, और उस सबऑर्डिनेट को अकाउंटेबल बनाओ उस काम के लिए। तो डेलीगेशन के 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब पावर,
किसी भी काम को करने की पावर या किसी भी डिसीजन को लेने की पावर टू टेक दी डिसीजंस। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ड्यूटी टू परफॉर्म अ टास्क, किसी भी काम को करने की आपकी ड्यूटी, आपकी ऑब्लिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, किसी भी काम को करने की, उसके सक्सेस उसके फेलियर की आपकी जवाबदारी, ठीक है। अथॉरिटी हमेशा आपकी कैसे फ्लो करती है, डाउनवर्ड, यानी डाउनवर्ड मतलब टॉप टू बॉटम। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैसे फ्लो करती है, अपवर्ड, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है ना। अब फायदे क्या हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के? फायदे ये हैं, पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट, जिसे हम ये कह सकते हैं कि भाई जब आप काम को डेलीगेट करते हो, काम को डिवाइड करते हो, काम को बांटते हो, तो क्या होता है भाई, वर्क बर्डन क्या हो जाता है मैनेजर्स का, रिड्यूस हो जाता है ना। दूसरा, जिसको बांटा उसका, उस एम्प्लॉय का भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, उस एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलेगा, हाँ भाई देखो मुझे काम दिया, है ना। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, जब वो एम्प्लॉय काम करेगा, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन, ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि जब आपने डेलीगेट किया काम को तो आपने हर एक सबऑर्डिनेट को क्लियर किया कि किसकी क्या अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। तो कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होगी, तो ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होगा एक्टिविटीज़ के बीच में और एम्प्लॉयज़ के बीच में। क्विक एंड बेटर डिसीजंस, ज़्यादा अच्छे डिसीजन ले पाओगे आप लोग। ज़्यादा अच्छे डिसीजन क्यों ले पाओगे, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी है कि आप उस, आपकी जो रैंक है, आपकी जो पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से कोई भी डिसीजन लेना है तो आप उसको ऑन द स्पॉट ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका डेलीगेशन है उसका एक्सटेंट क्या है, उसकी हद क्या है। दो है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी की सारी पावर एक ही के हाथों में होना, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड्स। तो ये तो डेलीगेशन हो, जब पावर आप ही के पास रहेगी, आगे बांटोगे नहीं तो डेलीगेशन कैसा हुआ। एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन होता है डिसेंट्रलाइजेशन, किस हद तक आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम in a scalar chain or in the levels of the organization from top to lower। पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को टॉप से लेकर लोअर तक बांट देना, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। तो अगेन डिसेंट्रलाइजेशन के आपके अगेन वही बेनिफिट, लगभग वही बेनिफिट्स हैं जो डेलीगेशन के हैं। पहला है डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। इनिशिएटिव, मोटिवेशन सबऑर्डिनेट्स को मिलता है कि वो अपने स्किल्स के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने आप को भी अपने आप को प्रूव कर पाएँ, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकें और अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें। डेवलप्स मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर, आज हम जिन्हें ट्रेन कर रहे हैं वो फ्यूचर में क्या होंगे, वो फ्यूचर में आगे हो सकता है किसी और को ट्रेन करें, यानी फ्यूचर मैनेजर आप ट्रेन कर रहे हो। क्विक डिसीजन मेकिंग, जब सब लेवल्स पे अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी रहेगी तो डिसीजन मेकिंग भी क्या होगी, फास्ट। टॉप मैनेजमेंट का बर्डन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो बाकी की और चीज़ों में क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, हर एक एम्प्लॉय जब ग्रो करेगा, हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। बेटर कंट्रोल, मैंने बताया था जब सबको क्लियर है कि किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सब सही तरीके से क्या होगा, ज़्यादा कंट्रोल होगा। मैनेजमेंट के सर से थोड़ा बर्डन जब कम होगा तो वो चीज़ों को मॉनिटर कर पाएंगे, इसलिए चेक कर पाएंगे कि वाकई प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। याद रखो डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, किस हद तक बांटना है और कितने लेवल्स तक बांटना है, उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर है सभी को? होपफुली सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज आपके डाउट्स भी जो रहे होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे। आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा एक बार और देख सकते हैं ताकि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी अगर थोड़े डाउट्स बचते हैं तो वो आपके क्लियर हो जाएं। इसके बाद मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, NCERT क्वेश्चंस हैं, ये आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। एंड फॉर टुमारो, दैट फॉर सैटरडे, आप लोगों का कल टेस्ट है चैप्टर नंबर 2 का, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो गेट रेडी फॉर योर टेस्ट। अपने लेक्चर्स देख लेना आप लोग यूट्यूब चैनल के, जो भी मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड दिए हैं, अच्छे से तैयार करेंगे। कल मैं आप लोगों का टेस्ट लूँगी एंड गेट रेडी फॉर द टेस्ट ऑन द राइट टाइम, बी पंक्चुअल। ओके क्लास, फॉर टुडे इट्स ऑल ओवर। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे इन।